गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में हम एक असिस्टिंग टूल है, सपोर्टिव टूल बोल सकते हैं उसको, जो एलियट वेव को मार्क करने के लिए हम यूज़ करता हूँ, पर्टिकुलर मैं यूज़ करता हूँ। तो उससे हिसाब से हम एलियट वेव को कैसे मार्क कर सकते हैं, कहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, कहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, वो हम देखेंगे। जैसे हम बेसिक के बारे में स्टार्ट करें, डे 1 पे जैसे मैंने बेसिक पैटर्न बोला था, तो बोला था कोई भी जो अगर वेव स्टार्ट हुआ है थोड़ा सा ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद वेव 2 में रिट्रेस करेगा और यहाँ पे लेंगे इंस्टीट्यूशनल वाले एंट्री, जो बड़े अच्छे मोमेंटम और स्ट्रेंथ के साथ प्राइस को सीधा ऊपर ले जाएंगे। ये बहुत अच्छे स्ट्रेंथ के साथ आएगा, ठीक है, बहुत पावर के साथ ऊपर आएगा। फिर वहाँ पे वो लोग प्रॉफिट बुक करेंगे तो मार्केट थोड़ा सा नीचे आएगा और यहाँ पे लेंगे रिटेलर एंट्री, जिसको हो गई थी फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट, इसको हम फोमो बोलते हैं, FOMO। जिन्होंने ये रैली को मिस किया है वो यहाँ पे एंट्री लेंगे और प्राइस को ऊपर ले जाएंगे। लेकिन जैसे मैंने बोला, यहाँ पे छोटे प्लेयर रिटेलर वगैरह एंट्री लेते हैं तो जो अपमूव की स्ट्रेंथ होगी वो कम होगी कंपेयर टू इस अपमूव के। ओके, तो जो लास्ट मूव आई उसकी स्ट्रेंथ कम है, तो उसको हम कैसे जज करेंगे? ठीक है, तो एक इंडिकेटर आता है RSI बोल के, जिसको हम RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, जो इंडिकेटर आता है वो हम यूज करेंगे। आप सबको मालूम है, जैसे RSI के हिसाब से देखें तो ये अपमूव आया था, ये वेव 1 है तो RSI भी उसके साथ होगी, क्योंकि यहाँ कोई मेजर डिफरेंस नहीं होगा तो RSI भी उसके साथ जाएगी ऊपर। वेव 2 में RSI भी नीचे आएगी और वेव 3 स्टार्ट होगा उसके बाद, जो RSI को सीधा ऊपर ले जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बड़े प्लेयर FII, DII, ऑपरेटर कुछ भी बोलो, उन्होंने एंट्री ली है तो वो पूरी स्ट्रेंथ के साथ ऊपर जाएगा। वो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करेंगे, मतलब जो ऑपरेटर ने यहाँ पे बाय किया था प्राइस, इस प्राइस पे, वो यहाँ से निकल जाएंगे। तो क्या होगा, जो स्ट्रेंथ थी अपमूव की वो सडनली ड्रॉप करेगी। प्राइस के हिसाब से RSI में गिरावट ज्यादा आएगी, क्योंकि जो इम्पल्स क्रिएटर थे, जिन्होंने इम्पल्स क्रिएट किया था, जिन्होंने मार्केट्स को स्ट्रेंथ दी थी, वो निकल गए हैं, तो मार्केट्स की स्ट्रेंथ भी डाउन आएगी कंपेयर टू प्राइस। प्राइस तो यहाँ पे रिटेलर्स बाय कर रहे हैं तो प्राइस उतना नीचे नहीं जाएगा, लेकिन RSI नीचे चली जाएगी। फिर लेंगे रिटेलर एंट्री, जो RSI यहाँ पे है। जैसे ही रिटेलर ने एंट्री ली, प्राइस अगेन ऊपर जाएगा, RSI भी अपमूव स्टार्ट करेगा। लेकिन जैसे मैंने बोला, यहाँ पे उतनी स्ट्रेंथ नहीं है, रिटेलर उतनी स्ट्रेंथ क्रिएट नहीं कर पाते हैं, तो RSI जो है वो अपना प्रीवियस हाई को क्रॉस नहीं कर पाएगी। ये एक बेसिक फंडा है। इसका सीधा मतलब ये हुआ, ये अपना वेव 5 था, वेव 5 हमें डाइवर्जेंस देता है RSI में, मतलब वेव 5 में RSI अपने प्रीवियस वेव 3 की RSI के कंपेयर में ऊपर नहीं जाएगी। ओके, तो ये होगा हमारा डाइवर्जेंस। प्राइस हायर हाई बनाएगा लेकिन RSI लोअर हाई बनाएगी। एक बेसिक फंडा है, इसको हम डाइवर्जेंस बोलते हैं। डाइवर्जेंस अलग अलग दो तरह के होते हैं, एक तो हिडन डाइवर्जेंस जो आसानी से दिखाई नहीं देता है, और एक नॉर्मल डाइवर्जेंस, रेगुलर डाइवर्जेंस बोलते हैं। तो हम डायरेक्टली जंप करेंगे टाइप्स ऑफ डाइवर्जेंस के ऊपर, तो मैं इसको मिटा देता हूं अभी। जैसे प्राइस ऊपर जा रही है, ये मैंने प्राइस ड्रॉ की है और उसके हिसाब से RSI में ड्रॉ कर रहा हूं। नीचे वाला लेवल RSI का है। ओके, ये हमारा वेव, एंड ऑफ द वेव था, और एक
RSI का है, एंड ऑफ द वेव। ठीक है, ये दोनों साथ साथ चल रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो प्राइस हायर हाई बना रहा है और यहाँ पे RSI लोअर हाई बना रही है। सिंपल लैंग्वेज में बोले, यहाँ तक ये प्राइस, यहाँ तक और यहाँ तक प्राइस और RSI दोनों साथ में चल रहे थे, लेकिन जो लास्ट अप मूव आया तो फिर प्राइस और RSI एक साथ नहीं चल रहे हैं, नए हायर हाई नहीं बन रहा है। प्राइस ऊपर बढ़ रहा है तो RSI ने डाइवर्जेंस दिया हुआ है। सीधे लैंग्वेज में बोले, अगर प्राइस और RSI एक साथ नहीं चल रहे हैं तो उसको हम डाइवर्जेंस बोल सकते हैं। तो ये यहाँ पे हमें एक डाइवर्जेंस मिला, ये RSI है और ये प्राइस था। यहाँ पे RSI ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूं। ओके, इसके हिसाब से हम बेयरिश का भी देख लेते हैं, बेयरिश साइड कैसा बनता है RSI। तो मैंने अपू का दिखाया, सेम चीज होती है हमारी बेयरिश साइड भी। मैं थोड़ा ऊपर ही ड्रॉ कर रहा हूं, जैसे ऊपर से कोई इम्पल्स आ रहा है नीचे, सॉरी, ऊपर से जैसे कोई इम्पल्स नीचे आ रहा है, वेव 1, देन वेव 2, मेजर वेव 3, देन वेव 4 एंड वेव 5। तो इसके हिसाब से मैं RSI ड्रॉ करूं तो RSI हमें ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा। यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगी, कुछ भी हो सकता है, यहाँ से प्राइस करेक्ट करेगी तो RSI भी यहाँ से ऊपर जाएगा। ऊपर वाला प्राइस है, नीचे वाला RSI है। ओके, तो इसको फॉलो करें हम, तो ये वेव 3 में RSI ने भी लोअर बॉटम बनाया, लेकिन वेव 5 के कंपेयर में प्राइस तो नीचे जा रहा है, लेकिन RSI ने कोई नया हाई बनाया, नया लो बनाया नहीं है। तो आप यहाँ पे डाइवर्जेंस देख सकते हो, प्राइस लोअर हाई बना, लोअर लो बना रहा है, RSI उसके साथ नहीं है। तो ये लाइन, ये दोनों लाइन आप देखे, ये दोनों लाइन, ये वाला और ये वाला, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब एक साथ नहीं चल रहे हैं। तो इसको हम बोल सकते हैं डाइवर्जेंस। ये ऊपर से नीचे आने को दिख रहा है, तो मतलब ये लो बनाने के बाद प्राइस ऊपर जाएगा, तो इसको हम बोलेंगे बुलिश डाइवर्जेंस, क्योंकि अपकमिंग मूव बुलिश आ रहा है। वैसे ही अगर प्राइस ऊपर से नीचे आ रहा है और ये RSI भी हम दिखाए, ये डाइवर्जेंस, तो हम उसको बेयरिश डाइवर्जेंस बोल सकते हैं। ये बेयरिश क्योंकि यहाँ से अपकमिंग मूव डाउनवर्ड आ रहेगा, तो एक बुलिश डाइवर्जेंस हो गया और एक बेयरिश डाइवर्जेंस हो गया, और ये दोनों रेगुलर डाइवर्जेंस है। इसके कुछ रूल्स हैं जो अभी हम दिखाऊंगा मैं आपको, और ये बहुत बेसिक चीज है RSI की, जो मैं इलियट वे में फॉलो कर रहा हूँ। कहीं RSI एक्सपर्ट मना करेंगे ये नहीं हो सकता, लेकिन ये सेटअप आपको इलियट वेव के कॉन्टेक्स्ट में ही देखना है। ओनली अगर RSI को फॉलो कर रहे हैं तो इसके अलग से रूल्स होते हैं, लेकिन जो मैं आज दिखा रहा हूँ वो हम सिर्फ और सिर्फ इलियट वेव के साथ ही देख रहे हैं। ठीक है, तो इसको खास ध्यान में रखिएगा। तो अभी हम निफ्टी का एग्जांपल लेते हैं, निफ्टी ने कैसे ट्रेड किया था। ओके, वेव्स को मैं लेबल करूंगा, RSI को भी लाना होगा, तो वो आसानी से आपको मालूम पड़ेगा। सही है, जैसे हमने लास्ट वीडियो में जैसे बताया था, प्रीवियस वीडियो आप देखे, तो हमने यहाँ से 1 2 3 4 5 मार्क किया हुआ है यहाँ। ओके, 1 2 3 4 and 5, क्लियर। ओके, 1 2 3 4 5,
जैसे मैंने बोला RSI और प्राइस एक्शन के हिसाब से, तो देखो यहाँ पे वेव 3 जा रहा है ऊपर, RSI भी ऊपर, ओवरबॉट, सॉरी हाँ यहाँ पे ओवरबॉट दिखा रहा है RSI भी, क्लियर है। लेकिन जैसे वेव 4 में प्राइस आई नीचे, RSI ने भी किया करेक्ट, और वेव 5 में देख रहे हो ये RSI का हाई था, उस हाई को क्रॉस नहीं किया है, क्लियर, आसानी से आपको दिखाई दे रहा है RSI ने उसको क्रॉस नहीं किया हुआ है लो पैटर्न को, मतलब ये डाइवर्जेंस है RSI का। तो क्या किया, हम जब एक्सपेक्ट कर रहे थे हमने लेवल निकाला था इलियोट्रेड के हिसाब से, कंफर्मेशन मिला हमें RSI से, और डायरेक्टली मार्केट आ गया नीचे। अभी हम अवर्ली पे देखेंगे तो वहां पे भी हमें डाइवर्जेंस मिलेगा ही मिलेगा, और ये वेव्स हम अवर्ली पे मार्क कर रहे थे, लास्ट टाइम भी बोला था हम अवर्ली चार्ट फ्रेम पे मार्क कर रहे हैं, तो हम अवर्ली टाइम फ्रेम को ज्यादा गिनेंगे। ये वेव 3 का एंड था और ये वेव 5 का एंड था, तो आप RSI देखे, ये वेव 3 की RSI और वेव 5 की RSI दिख रहा है। यहाँ पे हमें एक रूल्स फॉलो करना है, स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, ये लाइन होती है RSI में। अगर RSI ये वेव 5 की समझ लो ये हाई आया था 70 के ऊपर, तो हम इसको डाइवर्जेंस नहीं बोल सकते हैं, मतलब वेव 5 का हाई हमें मिनिमम बोले तो 70 के अंदर ही चाहिए, अबोव 70 डाइवर्जेंस निगेट हो जाता है। माने RSI अगर यहाँ पे चली गई, देखो यहाँ पे समझ लो ये RSI थी हमारी 67 की, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे दिखा रहा है, मान लो ये RSI हमारी 71 हो जाती, तो हम इसको यहाँ पे शॉर्ट नहीं करते, लेकिन हमें RSI मिल रही है 70 के नीचे, मतलब ये डाइवर्जेंस वैलिड है। तो इसका सीधा रूल्स होता है, अगर आप बेयरिश डाइवर्जेंस देख रहे हो तो बेयरिश डाइवर्जेंस हमें 70 के बिलो ही चाहिए, उसके ऊपर डाइवर्जेंस हम ट्रेड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हम देखे ये हमारा हो गया था बेयरिश डाइवर्जेंस का एग्जाम्पल, और हम देखे बुलिश डाइवर्जेंस का एग्जाम्पल। तो यहाँ पे सिर्फ मैं इनर वेव दिखा रहा हूँ आपको, ये जो डिक्लाइन आया था उसके, ओके। तो अगर आप यहाँ पे देखें RSI का, तो प्राइस वेव 3 में जो प्राइस है, तो यहाँ पे ओके ओवरसोल्ड है, फिर प्राइस गई अप, RSI भी गया अप, और वेव 5 की RSI देख रहे हो यहाँ पे क्लियर डाइवर्जेंस मिला है, वो नहीं जा रहा है, लोअर लो नहीं बनाया RSI ने। RSI यहाँ पे 21 थी, जब निफ्टी ने 7511 किया तब RSI 35 है, मतलब ये क्लियर डाइवर्जेंस है, तो इसको हम बोलेंगे बुलिश डाइवर्जेंस, ओके। तो यहाँ पे भी जैसे अपसाइड का रूल्स था, यहाँ पे भी एक रूल्स है, जो लास्ट RSI मिले डाइवर्जेंस के साथ, अगर वो 20 के ऊपर है, सॉरी 30 के ऊपर है डाइवर्जेंस, तो ही हम उसको काउंट कर सकते हैं। माने ये RSI चली गई होती 25, तो हम वो मार्क नहीं करते, लेकिन RSI यहाँ पे हमारी 35 है, अबोव 30, तो हम उसको डाइवर्जेंस मार्क कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें बुलिश डाइवर्जेंस मिला था, तो इसीलिए मैंने ऑलमोस्ट यहाँ के लेवल पे लॉन्ग करने को बोला था अपने ग्रुप में, तो हम पूरा मूव कैप्चर कर पाए थे। उसका दो रीजन था, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 खत्म हो गया था, तो हमें रिट्रेसमेंट मिलना ही मिलना था, कंफर्मेशन मिला था हमें RSI के हिसाब से। तो ये हमारा हो गया बुलिश और बेयरिश रेगुलर डाइवर्जेंस का एग्जाम्पल। इसके अलावा भी एक आता है हिडन
बुलिश और हिडन बेयरिश डाइवर्जेंस वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, यहाँ पे कई लोगों ने मुझे पूछा था सर हमें एग्जांपल दीजिए, हम कौन से टाइम फ्रेम पे मार्क कर सकते हैं, वेव को कैसे मार्क करना है। तो अभी वेव को आप लेबल नहीं कर पाएंगे जब तक आपको सारे इलियट वेव का नॉलेज ना आ जाए, तब स्टेप बाय स्टेप में हर एक चीज आपको दिखा रहा हूँ। तो कैसे लेबल करना है तो वो तो पूरे होने के बाद ही मालूम पड़ेगा, लेकिन टाइम फ्रेम का मैं एग्जांपल आपको यहाँ पे जरूर दे सकता हूँ। टाइम फ्रेम, कौन से टाइम फ्रेम पे कैसे मार्क होता है। जैसे मैंने बताया था मिलीमीटर, मीटर, किलोमीटर का एग्जांपल देके, मिलीमीटर अल्टीमेटली कहाँ कन्वर्ट होगा, किलोमीटर में। माने सारे छोटे 5 वेव अल्टीमेटली कन्वर्ट हो गए एक बड़े वेव में। जैसे मैं एक वेव मार्क करूँ, जैसे 1 मिनट टाइम फ्रेम लिया है, मैंने 1 मिनट पे मार्क कर रहा हूँ 5 वेव को, ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ आपको। सिर्फ मैंने मार्क किया 1 2 3 4 एंड 5, ये मैंने मार्क किया 1 मिनट चार्ट पे। उसके बाद मुझे मिला करेक्शन। तो अगर मैं इसको 5 मिनट पे जाके देखूं तो आपको क्या दिख रहा है, इनर वेव नहीं दिखेंगे इतने क्लियर। तो आप 5 मिनट में ये 5 वेव हुए ना, वो अपने वेव 1 हो जाएंगे। मैं कलर चेंज कर लेता हूं तो उससे आसानी होगी। ओके, तो ये 5 मिनट पे जाके देखे तो ये अपना सिर्फ वेव 1 होगा, और फिर आया वेव 2, फिर जाके आएगा वेव 3, वेव 4 और वेव 5। ये मैंने 5 मिनट चार्ट पे दिखाया, ठीक है। तो जो 1 मिनट चार्ट पे हमने मार्क किया था 5 वेव, वो तो लार्जर वेव का सिर्फ इनर वेव था। जो 5 मिनट का सिर्फ वेव 1 बनेगा। तो हम और एक टाइम फ्रेम बढ़ा लेते, 15 मिनट पे जाके देखे तो 15 मिनट देख रहे हो, ये आपको सीधी एक लाइन दिख रही है। 1 मिनट का इनर वेव तो ऑलमोस्ट गायब हो चुका है, और ये जो 5 वेव का क्लियरेंस था, जो हमें क्लियरली विजिबल था, वो अभी ऑलमोस्ट एक लाइन ही बोल सकते हो। तो जो 5 वेव बने, और उसके बाद हमने 3 वेव भी आने थे, ये सारे हमने 5 वेव पे दिखाए। 5 वेव का 5 मिनट का 5 वेव खत्म हो गया, उसके बाद इनर वेव 3 वेव्स बने। तो हम इसको और जूम करके देखेंगे, माने बड़े टाइम फ्रेम पे जाए। तो अगेन मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, आसानी होगी। ओके, तो 5 वेव में ये हमारा सिर्फ वेव 1 हुआ है 15 मिनट चार्ट का। तो फिर आएगा इनर वेव 2, फिर आएगा वेव 3। तो ऐसे ही अगर कोई भी टाइम फ्रेम पे मार्क करो तो उसका करेक्शन भी उसी टाइम फ्रेम पे लो। जैसे मैंने ये 15 मिनट पे मार्क किया वेव 1, तो मैं स्टार्टिंग पॉइंट से करेक्शन लूंगा, ये पूरा करेक्ट होगा। इलियट वेव लगा के हम उसको देख भी सकते हैं करेक्शन को। जैसे ये 0 से स्टार्ट किया तो यहाँ तक का आएगा, तो जो वेव 1 है उसका ही करेक्शन आएगा। तो हम उसको देखेंगे वेव 5 का लगा लिया, जैसे मैंने यहाँ पे। ओके, तो ये वेव 5 का 5 वे खत्म हो गया। तो समझ लो जैसे यहाँ से 0 स्टार्ट हुआ था तो यहाँ पे 5 खत्म हुआ है। तो हम इलियट वेव लगाएंगे वेव 0 से लेके वेव 5 तक, फिबोनाची लगा लिया। तो एबीसी स्ट्रक्चर ये जो है, एबीसी स्ट्रक्चर जो आ रहा है, अपकमिंग एबीसी स्ट्रक्चर ब्लैक का ही, तो वो उसको ही करेक्ट करेगा। अगर मैं दिखा दूं तो वो पूरे वेव को ही करेक्ट करेगा, जो ब्लैक से दिखा रहा हूं, सॉरी मैं। और ये टाइम फ्रेम का कलर के साथ दिखा रहा हूं, तो याद रखेगा। तो ये वेव 1 ए हो गया, वेव बी बाउंस आएगा, वेव सी आएगा। तो इसको पूरा लेना है। और यही चीज हम 1 मिनट पे जाके देखें, जो हमने रेड कलर से मार्क किया हुआ है, ठीक है, 1 2 3 4 5। तो ये इनिशियल 5 वेव को ही करेक्ट करेगा।
ये करेक्शन हो गया, मतलब ये 5 वेव अप मूव खत्म हो गया, यहाँ पे उसका करेक्ट भी हो गया और यहाँ से कोई नया इम्पल्सिव मूव स्टार्ट हो सकता है, जो मैंने दिखाया अलग से कलर के साथ मार्क करे। तो ये हो गया नया इम्पल्सिव मूव। तो हम जो 15 मिनट का जो हमने ब्लैक से मार्क किया था, तो ये 1 मिनट का जो 5 वेव डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा 15 मिनट के वेव 3 के अंदर। क्लियर है? अभी भी कोई डाउट है तो मुझे डायरेक्टली मैसेज पूछिएगा, मैं उसके ऊपर पूरा सेशन ले लूंगा, लेकिन कोई डाउट मत रखिएगा। ओके, थैंक यू।